ये है कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिनकी डेथ बज़क मांगा में बहुत ब्रूटल और पेनफुल तरीके से हुई। वेलकम एवरीवन टू ए न्यू सीरीज जिसमें मैं मांगा और एनिमे में से ब्रूटल और पेनफुल डेथ्स के बारे में बताऊंगा। एंड वी आर स्टार्टिंग विथ बज़क। ये वीडियो एक टेस्ट वीडियो है, ये समझने के लिए कि ऐसे वीडियोस लोगों को और चाहिए कि नहीं। वीडियो अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो ही ये सीरीज आगे कंटिन्यू होगी। तो अब शुरू करते हैं। डोनोवैन गाम्बिनो के अंडर एक लो लाइफ मर्सनरी था जो गट्स का एडॉप्टेड फादर था। बैटलफील्ड पर वो बहुत ही रूथलेस था और एनिमीज को मारने में कभी हेजिटेट नहीं करता था, इवन उन लोगों को भी जो भागने की कोशिश कर रहे होते थे। लेकिन उसकी असली क्रुएल्टी बैटलफील्ड के बाहर दिखती थी। एक रात मिशन के बाद डोनोवैन गाम्बिनो के पास एक बहुत ही घिनौनी रिक्वेस्ट लेके जाता है। उसी रात 9 साल का गट्स, जो सो नहीं पा रहा था, अपने टेंट के बाहर एक शैडो मूव करते हुए नोटिस करता है। कुछ कहने के पहले ही डोनोवैन टेंट में घुस आता है। कुछ गलत होने का एहसास होते ही गट्स ने अपनी स्वॉर्ड पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डोनोवैन ने उसे पिन डाउन कर दिया। गट्स ने पूरी कोशिश की फाइट बैक करने की, पर फिर भी वो ओवर पावर हो गया। तब डोनोवैन ने बताया कि उसने गाम्बिनो को 3 सिल्वर कॉइन दिए थे ताकि वो गट्स के साथ वो वाले काम कर सके। डोनोवैन ने गट्स के साथ जो किया उसके बाद गट्स पूरा टूट गया था। बाद में पता चला कि गाम्बिनो ने गट्स को बेच दिया था क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता था। वो कहता है कि गट्स की वजह से ही उसकी वाइफ की डेथ हुई और इस बात से भी नफरत करता था कि गट्स हमेशा उसके साथ शैडो की तरह छुपा रहता था। कुछ टाइम बाद जंगल में एक बैटल के दौरान गट्स को फाइनली अपना रिवेंज लेने का एक चांस मिला। उसने देखा कि डोनोवैन एनिमी फोर्स के स्ट्रैगलर्स को बहुत बुरी तरह मार रहा था और तब गट्स ने क्रॉसबो से उसके बैक पर शूट किया, जिससे डोनोवैन कंप्लीटली ऑफ गार्ड हो गया था। जैसे ही डोनोवैन लड़खड़ाया, गट्स ने एक और एरो सीधा उसके खुले हुए मुंह में चला दिया। देन गट्स ने डोनोवैन से पूछा कि क्या सच में गाम्बिनो ने ही उसे उसके पास बेचा था। जब डोनोवैन ने कंफर्म किया कि वो गाम्बिनो ही था, गट्स ने बिल्कुल भी हेजिटेट ना करते हुए अपना स्वॉर्ड डोनोवैन के थ्रोट में घुसा दिया और डोनोवैन वहीं पे ही मर गया। वाइल्ड हर तरीके से एक मॉन्स्टर था। ब्लैक डॉग नाइट्स का लीडर होने के नाते जो मिडलैंड के सबसे बुरे क्रिमिनल से बनी थी, ये आदमी केओस और लड़ाई को बहुत पसंद करता था। उसके आदमी उन सबसे खतरनाक क्राइम्स के दोषी थे जो तुम सोच सकते हो, और वो वाइल्ड के पीछे चलकर सबसे घटिया और डरावने काम करते थे जो तुम इमेजिन कर सकते हो। जब बैंड ऑफ द हॉक ने ग्रिफिथ को बचाया और विंडहाम से भागना शुरू किया, तब वाइल्ड और उसके स्क्वाड को किंग ऑफ मिडलैंड ने उन्हें पकड़ने के लिए भेजा। रास्ते में वाइल्ड के लोगों को एक फार्म मिला जहां के लोगों ने हॉक्स की मदद की थी और इसके वजह से उन्होंने वहां सबको बहुत बेरहमी से मार दिया और औरतों के साथ बहुत घिनौने काम किए। जब वाइल्ड फाइनली हॉक्स तक पहुंचा तो वो लोग उनके लिए बिछाए गए ट्रैप्स में बहुत बुरी तरह फंस गए। सिर्फ वाइल्ड और उसके कुछ आदमी ही बच पाए। जब उसने तय किया कि अब मजाक काफी हो गया, तब उसने अपना डीमन फॉर्म दिखाया, एक बहुत ही टेरिफाइंग जायंट बीस्ट जो गट्स के सामने खड़ा था। एक बहुत ही लंबी फाइट के बाद गट्स उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी करने में कामयाब हो गया। 100 सालों में पहली बार वाइल्ड को हरा दिया गया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन ऑब्वियसली ये मॉन्स्टर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। वाइल्ड ने मरने का नाटक किया और उसके लाश पर निगरानी रखे हुए लोगों को मार दिया और रेंगते हुए बैंड ऑफ द हॉक के कैंप तक पहुंच गया। अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में उसने ग्रिफिथ को पकड़ लिया और एक्लिप्स को जल्दी शुरू करने की कोशिश की ताकि वो सोल्स के भंवर में खींचे जाने से बच सके। इससे भी ज्यादा बुरा ये था कि उसने सबके सामने ग्रिफिथ को नंगा कर दिया ताकि ये दिखा सके कि उस आदमी ने कितनी तकलीफ झेली है। लेकिन वो डर गया जब ग्रिफिथ का बेहरित नहीं मिला। तभी नॉस्फेरेतु ज़ॉर्ड वहां आ गया और ऑब्वियसली वाइल्ड ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ज़ॉर्ड ने उसे अपने हॉर्न्स पर उठा लिया। तभी वाइल्ड ने अपनी जान की भीख मांगी और सब कुछ समझाने की कोशिश की, ये कहकर कि वो सिर्फ गॉड हैंड के एक रूल को फॉलो कर रहा था। लेकिन ज़ॉर्ड इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। देन उसने वाइल्ड के पेट को बहुत बुरी तरह से फाड़ दिया और वो वहीं पे ही मर गया। पिपिन बैंड ऑफ द हॉक का बहुत ही डिपेंडेबल और काइंड और देखने में बहुत ही बड़ा वॉरियर था। अपने जेंटल नेचर के बावजूद बैटलफील्ड में वो बहुत ही ब्रूटल था। अपने मेस के सिर्फ एक स्विंग से पिपिन लगभग हर इंसान के आर्मर्ड हेड को क्रश कर सकता था। पिपिन की काम और केयरिंग नेचर ने उसे बज़क के सबसे पसंद किए जाने वाले कैरेक्टर्स में से एक बना दिया था। इसीलिए एक्लिप्स के दौरान उसकी ट्रेजिक डेथ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती है। जब ग्रिफिथ ने गॉड हैंड का मेंबर बनने के लिए हॉक्स को सेक्रीफाइस कर दिया,
तब एक्लिप्स एक बहुत ही हॉरिफाइंग मास किलिंग में बदल गया। हमेशा की तरह प्रोटेक्टर बनकर पिपिन केओस के बीच कूद गया ताकि कास्का को बचा सके। तब जब उसके ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक किया, उसने अपने हैमर से उस क्रिएचर का सर उड़ा दिया। इस दौरान पिपिन ने कास्का को जुदेओ के साथ भागने का एक चांस दिया। जैसे ही कास्का वहां से चली गई, पिपिन वहीं पे ही खड़ा रहा टाइम बाय करने के लिए, जबकि अपोस्टलीज हर तरफ से उसकी तरफ आ रहे थे। उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही हॉरिफाइंग था। जब गर्ड्स उस मास किलिंग के बीच लड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, तब उसकी नजर एक हील पर खड़े हुए पिपिन पर पड़ी और वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हुए गया। लेकिन जल्दी उसे समझ आ गया कि कुछ तो गलत है, क्योंकि पिपिन ना हिल रहा था ना कुछ बोल रहा था। तभी हमें दिखता है कि पिपिन का बॉडी अंदर से पूरी तरह खोखला हो गया था। उसकी बैक फाड़ दी गई थी और उसे एक पपेट की तरह खड़ा रखा गया था, जिसे शैडोज में टेंटेकल्स पकड़ कर खड़े हुए थे। गट्स कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही पिपिन के लाइफलेस बॉडी को एक स्लग जैसा मॉन्स्टर 2 टुकड़ों में फाड़ देता है और फिर उन टुकड़ों को साइड में फेंक कर गट्स पर हमला कर देता है। बाजुसो, जिसे द ग्रेट नाइट के नाम से भी जाना जाता था, बैटलफील्ड पर ये एक बहुत ही डरावना नाम था। लोग उसे 30 मैन किलर बुलाते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उसने एक ही बैटल में 30 से ज्यादा लोगों को मार गिराया था और उसने एक बड़े बियर को अकेले ही मार दिया था। उसका पसंदीदा वेपन एक बहुत बड़ा पोलेक्स था, जो उसके बड़े साइज को सूट करता था। जब हम पहली बार बजूसो से मिलते हैं, तब वो एक फोर्ट को डिफेंड कर रहा होता है जो अंडर अटैक है। वो आराम से उन मर्सनरीज को काट रहा होता है जो चुपके से उसके एरिया में घुसने की कोशिश करते हैं। मर्सनरीज बाजुसो को इसलिए मारने जा रहे थे क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी रकम की बाउंटी रखी गई है। और उसके बाद गट्स की एंट्री होती है। गट्स तब जवान था, बस एक घूमता हुआ मर्सनरी जो अपना नाम बनाना चाहता है। गट्स बस 7 गोल्ड कॉइन्स में बाजुसो के ऊपर बाउंटी को ले लेता है और जाता है उसे मारने। बाजुसो शुरू में गट्स को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उसे लगता है कि वो गट्स को ऐसे ही मार देगा। लेकिन जैसे ही फाइट शुरू होती है, ये क्लियर हो जाता है कि गट्स कोई आम वॉरियर नहीं है। दोनों के बीच एक अच्छा खासा फाइट होता है और थोड़ी देर बाद ही गट्स बाजुसो का पोल एक्स तोड़ देता है और उसे घुटनों पर ले आता है। अपने आखिरी पलों में बाजुसो गट्स से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन गट्स नहीं रुकता। वो अपना स्वॉर्ड सीधा बाजुसो के सिर पर मारता है। वो अपना मैसिव स्वॉर्ड सीधा बाजुसो के सिर के नीचे से घुसा देता है और उसे बीच से चीर देता है। इम्पैक्ट इतना ब्रूटल होता है कि सिर्फ उसके फोर्स से बाजुसो का एक आंख भी बाहर निकल आता है। ग्रिफिथ, जब गट्स ने बैंड ऑफ द हॉक छोड़ने का डिसीजन लिया ताकि वो अपने खुद के ड्रीम्स को फॉलो कर सके, तब ये सिर्फ ग्रिफिथ के प्राइड पर एक झटका नहीं था, ये उसकी केयरफुली बनाई हुई पर्सोना में पहली दरार थी। गट्स के जाने के बाद ग्रिफिथ धीरे धीरे कंट्रोल खोने लगा। उसी रात उसने प्रिंसेस शार्लोट के साथ वो सब किया, एक डेस्परेट कोशिश में अपना कंट्रोल वापस पाने के लिए। लेकिन आखिर में यही चीज उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बना। अगली सुबह उसे टियर्सन के लिए अरेस्ट किया गया और टावर ऑफ रिबर्थ के अंडरग्राउंड प्रिजन में फेंक दिया गया। ग्रिफिथ की पनिशमेंट कोई नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट नहीं थी। किंग, जो शार्लोट के साथ ग्रिफिथ ने जो किया उससे बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसने खुद ग्रिफिथ को चाबुक से पीटा और उसकी लंबी टॉर्चर का ऑर्डर दिया, और टॉर्चरर ने भी ये इंश्योर किया कि ग्रिफिथ की सफरिंग सोच से भी ज्यादा ब्रूटल हो। अगले 1 साल तक ग्रिफिथ ने बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग टॉर्चर झेला। उसके नसें काट दिए गए थे, उसके बॉडी को गर्म आयरन से जलाया गया था और उसके स्किन को छील दिया गया था, जिससे उसका रॉ फ्लैश दिख रहा था। उसके नाखूनों को बार बार खींच के निकाला गया और उसके जीभ को भी काट दिया गया था। जब गट्स और हॉक्स ने उसे रेस्क्यू किया, वो बहुत ही ज्यादा पतला और डिसेबल हो चुका था। वो ना बोल सकता था, ना कुछ कर सकता था और ना खुद खड़ा हो सकता था। उसकी बॉडी पूरी तरह टूट चुकी थी। रेस्क्यू होने के बाद ग्रिफिथ को बार बार अपने जवान और एम्बिशियस सेल्फ का विजन दिखाई देने लगा। एक डेस्परेट कोशिश में उसने अपनी लाइफ को खत्म करने की भी ट्राई की, अपना थ्रोट एक शार्प रूट पर घुसाकर, लेकिन वो उसमें भी फेल हो गया। जब वो पानी के पास बैठा हुआ था, अपनी हार महसूस कर रहा था, तब उसका क्रिम्सन बेहरित लेक के बॉटम से वापस सरफेस पे आया। जब उसका ब्लड उस पर टपका, तब उसने एक सोलर एक्लिप्स ट्रिगर कर दिया और ग्रिफिथ, गट्स और बैंड ऑफ द हॉक को एक दूसरी डायमेंशन में भेज दिया। वहाँ उसका सामना गॉड हैंड से हुआ।
जिन्होंने उसे एक ऑफर दिया। अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए ग्रिफिथ को अपनी बची हुई ह्यूमैनिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस चॉइस का सामना करते हुए ग्रिफिथ ने अपनी सबसे गहरी डिजायर्स और रिग्रेट्स के बारे में सोचा। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ गट्स ही ऐसा इंसान था जो उसे उसके एम्बिशंस भुला देता था, लेकिन ग्रिफिथ का सपना उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था और उसमें बैंड ऑफ द हॉक भी शामिल था। एक ठंडी और डरावनी डिटर्मिनेशन के साथ उसने वो शब्द बोले, आई सेक्रीफाइस, और अपने साथियों को सेक्रीफाइस कर दिया। उसके बाद सीरीज के सबसे ब्रूटल मोमेंट्स में से एक आया जब बैंड ऑफ द हॉक को एपोस्टलीस के आर्मी ने बहुत ब्रूटली मार दिया। गट्स और कास्का, जो सिर्फ 2 सर्वाइवर थे, बस देखते रह गए जब ग्रिफिथ दोबारा जन्म लेता है फेमटो बनकर, गॉड हैंड का एक मेंबर। तो यही था वॉल्यूम 1 ऑफ दिस सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम में, अगर आया तो।